दोस्तों नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल के ऊपर एक मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की जाती है। इस घोषणा के तुरंत बाद सभी चैनलों के ऊपर एक्सपर्ट्स द्वारा अपने ओपिनियन दिए जाते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी का किस किस क्षेत्र के अंदर लोगों को फायदा हो सकता है, किस किस क्षेत्र में लोगों को नुकसान हो सकता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बैंकों के लिए, आम आदमियों के लिए किस तरह से प्रभावित करती है, आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं श्री रविंद्रनाथ वत्स जी, जो भारतीय रिजर्व बैंक से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं। वत्स जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें यह बताएं कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है, इसका आम आदमी की जिंदगी में किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। पहले इसकी अवधि 6 महीने हुआ करती थी, उसके बाद इसको घटाकर क्वार्टरली किया गया, अब इसे 2 महीने में। और आपने ये भी देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स उसको बहुत डिस्कस करते हैं, सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और ये बात आपकी सही है कि आम आदमी को इसको क्या फ़र्क पड़ता है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली जो है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए होता है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। उसके बाद एक डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी होता है। उसके अलावा 3 मेंबर्स बाहर से होते हैं। और जब भी कोई रेट का, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है, तो ये सब लोग अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। और ओपिनियन केवल ओपिनियन यस और नो में नहीं होती है, वो एक कारण के साथ होती है। भाई आम आदमी के लिए इसमें क्या है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी बताती है क्या इन्फ्लेशन रेट का टारगेट रहेगा, क्या इन्फ्लेशन रेट होगा, या फिर ग्रोथ कितनी होगी, या फिर एक रेपो रेट क्या होता है, दूसरा एक सीआरआर कितनी है, एसएलआरआर कितनी होनी चाहिए। वत्स जी, आपने अभी कई सारी टर्म्स का इस्तेमाल किया, जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। मैं जानना चाहता हूं कि ये रेपो रेट क्या होती है, इसका आम आदमी की जिंदगी पे किस तरह से फर्क पड़ता है। ये आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा कि आम आदमी की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है और रेपो रेट क्या है। रेपो रेट होता है जो कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को कर्जा देता है। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो रेपो रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज ऑन डेट। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो सेंसेक्स जनरली कम हो जाता है, और अगर रेपो रेट डिक्रीज करते हैं तो सेंसेक्स बढ़ता है। रीज़न बीइंग कि रेपो रेट अगर कम होता है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, यानी कि आदमी को लोन सस्ता मिलेगा, तो इसलिए जो है ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा बनती है। और अगर रेपो रेट जब बढ़ता है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, और इसी तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी का महत्व है कि रेपो रेट से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हाउसिंग लोन लेते हैं या दूसरे भी कोई बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, सारे के सारे रेपो रेट से लिंक्ड हैं। और मैं बल्कि सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा कोशिश करें कि आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं जिसके ऊपर आपको लोन मिल रहा है वो रेपो रेट से लिंक हो, क्योंकि उसमें एक पारदर्शिता आती है। क्योंकि आपने हर 2 महीने में देखोगे, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% भी कम किया है, तो यू कैन आस्क योर बैंक कि भाई मेरा भी तो रेट 0.25% कम होना चाहिए, इजंट इट। और अगर बढ़ गया है तो वो बढ़ भी जाए। अदरवाइज अधिकतर बैंक्स जो है MCLR पर देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स। उसके अंदर उनके मार्जिन के अंदर हमें पता नहीं चलता कि कितना मार्जिन उन्होंने रखा है, कितना नहीं रखा है, तो वहाँ एक असमंजसता की सिचुएशन रहती है।
तो इसलिए रेपो रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द कॉमन पर्सन। रेपो रेट के घटने से आपकी ईएमआई कम हो जाती है और रेपो रेट के बढ़ने से आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। तो बस जी हमें जानकारी दीजिए कि बैंक किन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है। हमारे हिसाब से दर्शकों के फायदे के लिए या पब्लिक के फायदे के लिए रेपो रेट को तो कम ही होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल सुधीर जी, कि रेपो रेट बढ़ाते क्यों हैं और कम क्यों करते हैं, बार बार ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं। दरअसल जो है ना, ये इसके लिए दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन, क्योंकि रिजर्व बैंक की पॉलिसी है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखे, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर रिजर्व बैंक को ये भी टारगेट दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट 2% से लेके 6% तक होना चाहिए। अब वो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जबकि मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो पब्लिक के अंदर। जब ज़्यादा पैसे होंगे तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी सप्लाई उतनी रफ्तार से बढ़ती नहीं है। जब सप्लाई रफ्तार से बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे टाइम पे कि हम लिक्विडिटी को थोड़ा खींचें, मतलब लोगों के पास जो पैसा है उसको कम करें। कम कैसे होगा? हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। जब रेपो रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसकी ईएमआई बढ़ेगी, उसकी यानी कि परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो नेचुरली तो इन्फ्लेशन दैट विल बी कमिंग डाउन। तो एक तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी का इशू रहता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अगर जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, घर के अंदर ही हैं, तो आप बाहर से कोई भी कर्जा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? लेकिन अगर आपके पास पैसे की किल्लत और ज़रूरत है तो क्या करेंगे? यू विल गो देयर। तो बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, दूसरे बैंकों को कोशिश करता है कि फंड्स उनके ऊपर उनके पास बराबर रहें, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा रहें ना कम रहें। इन्फ्लेशन एक मेजर फैक्टर है रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए। हम देखते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इतनी बढ़िया डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके बाद भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं रहता है, चीज़ों के दाम कम नहीं होते हैं। ये क्या वजह है? इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सुधीर जी, हम जो बातें करते हैं ना, हम इन्फ्लेशन रेट की करते हैं, हम इन्फ्लेशन की कभी नहीं करते। और कोई भी एक जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसके अंदर इन्फ्लेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन हैज़ टू बी देयर। तो इसलिए दाम कम होना, कम रफ्तार उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि हम इन्फ्लेशन रेट की, अगर इन्फ्लेशन रेट मान लिया 6% था, अब 4% हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम हो गया है। इसका मतलब ये कि रफ्तार जो इन्फ्लेशन की थी वो 6% से घट के 4% हो गई। अर्थात कि जो एक चीज़ 100 रुपये की थी वो जो 106 हो जाती थी, अब वो 100 की होके 104 की होगी। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वो कम हो जाएगी, तो चीज़ों के दाम नहीं कम होंगे। और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कभी भी इन्फ्लेशन रेट बहुत कम होना भी उसकी कम ग्रोथ का कारण बन जाता है, क्योंकि अगर जो इन्फ्लेशन रेट ठीक होगा तो उसके अंदर ग्रोथ होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्रपोर्शनेट टू द राइज इन इनकम ऑफ द पीपल हो जाएगा, तो उसके अंदर लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो फिर देन दे विल बी हार्ड प्रेस्ड। फिर वो एक इन्फ्लेशन टफ हो जाएगा जिसके अंदर कि लोगों को अपने जीवन निर्वाह करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो एक रीजनेबल इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2% से लेके 6% में होना चाहिए। इसका मतलब चीज़ों के दाम बढ़ते रहेंगे, चाहे वो 2% से बढ़े, 3% से बढ़े या 6% से, तो ये तो होता रहेगा। वश जी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों के ऊपर लागू होती है, और क्या एनबीएफसीज के ऊपर भी ये लागू होती है? देखिए सुधीर जी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है लगभग देश के हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू हो जाएगी, क्योंकि
जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो ये सभी के ऊपर लागू होगी, क्योंकि इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी जो होती है वो मैक्रो लेवल के ऊपर डिसाइड होती है। तो अगर लिक्विडिटी कम होगी तो एकदम से जो है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ने शुरू होंगे, चाहे इसमें रेपो रेट में आए ना आए, लेकिन जो जनरली जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बढ़ाना शुरू कर देती हैं। आप लोगों ने चिट फंड वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर एकदम से बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एंड इट अफेक्ट्स, और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही ये है कि एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ डीलिंग विद द करेंसी और विच इज़ डीलिंग विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इट विल बी अफेक्टेड। वत्स जी, अभी आपने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर रेपो रेट और इन्फ्लेशन कॉमन मैन को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस पॉलिसी से हमारे बैंक्स या एनबीएफसी किस तरह से अफेक्ट होते हैं। सुधीर जी, मॉनेटरी पॉलिसी में ना बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से डायरेक्शंस रहती हैं, क्योंकि क्या है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF हम उसको बोलते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी बैंक के पास पैसा कम होता है, क्योंकि उसने पैसा कहीं लोन दे रखा है, कहीं उसने इन्वेस्ट कर दिया है, बट समहाउ दे आर हैविंग लेसर मनी एंड दे आर इन नीड ऑफ मनी। क्योंकि जैसे कि हम लोन वोन सेंक्शन करके रखते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेते हैं, और हमें सडनली देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो पैसे कम पड़ गए हैं। तो व्हाट टू डू, बैंक क्या करेगा? मतलब आप तो बैंक के पास जा सकते हैं, किसी NBFC के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक कहाँ जाएगा? बैंक विल गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में अगर उसके पास कम पैसा है तो वो रेपो रेट के जरिए, यानी रेपो रेट के अंदर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसके पास होती हैं वो रिजर्व बैंक के ऊपर गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले सकता है। और अगर सपोज करो कि किसी बैंक के पास सरप्लस मनी है, तो वो दे कैन कीप द मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एक हो सकती है। या इसके अलावा जो एक LAF ऑपरेशंस होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है दोनों बैंकों को, जिसके पास सरप्लस मनी है, जिसके पास कम मनी है, दोनों के दोनों दे कैन पार्टिसिपेट। तो जिसके पास सरप्लस मनी है दैट दे कैन लैंड, और जिसके पास नहीं है दे में बोरो इट। और इसमें जो बोरोइंग होती है ना, ये कभी एक हफ्ते के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, ओवरनाइट भी होती है। बैंकों को जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है इसके ज़रिए। तो दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ तक NBFC की बात की है, NBFCs अपने आप में एक बैंक नहीं है एक्चुअली। वो जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दी बैंक्स, दे विल बी हैविंग देयर अकाउंट्स ऑन दी बैंक्स, और मोस्ट ऑफ दी NBFCs दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स ओनली। तो NBFCs इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर NBFC को लोन चाहिए तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगा? वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से अपना वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा और पैसा लेगा, और उसी पैसे को जो है NBFC में दे देगा। तो दिस वे दी थिंग्स मूव लाइक दैट। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि RBI द्वारा घोषित मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कॉमन मैन के लिए क्या होता है, इससे रेपो रेट और इन्फ्लेशन किस तरह से चेंज होती है, या कॉमन मैन को उससे किस तरह से फर्क पड़ता है। इस जानकारी का सभी दर्शकों को लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए वत्स जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।